हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन मिस्र के रहस्यों में गहराई से उतर रहे हैं। गीजा के पिरामिडों की भव्यता से लेकर रहस्यमय हायरोग्लिफ्स तक प्राचीन मिस्र ने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आम जनता को मोहित किया है। हमारे साथ जुड़े और जाने फेरोज के रहस्य, मिथक और इस महान सभ्यता की अविश्वसनीय उपलब्धियों के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज की जानकारी मिल सके। प्राचीन मिस्र, जो नील नदी के किनारे पर 3000 से अधिक वर्षों तक फलता फूलता रहा, अपनी कला, वास्तुकला और विज्ञान में अद्वितीय योगदान के लिए प्रसिद्ध है। गीजा के प्रतिष्ठित पिरामिडों से लेकर रहस्यमय स्फिंक्स तक इस प्राचीन संस्कृति की विरासत इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और उत्साही लोगों को विश्व भर में चकित और मंत्रमुग्ध करती रहती है। प्रारंभिक बस्तियां और नील नदी। प्राचीन मिस्र की कहानी नील नदी के किनारे बसे प्रारंभिक निवासियों से शुरू होती है। यह महान नदी, जो 4000 मील से अधिक लंबी है, मिस्र की जीवन रेखा थी, जल, उपजाऊ मिट्टी और परिवहन का साधन प्रदान करती थी। नील की वार्षिक बाढ़ इसके किनारों पर समृद्ध गाद जमा करती थी, जिससे कृषि का विकास हुआ और दुनिया की सबसे प्रारंभिक और स्थायी सभ्यताओं में से एक का उदय हुआ। नील नदी, जो पूर्व मध्य अफ्रीका से भूमध्य सागर तक 4160 मील उत्तर की ओर बहती है, ने प्राचीन मिस्र को उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के लिए पानी प्रदान किया। इसके अलावा यह निर्माण परियोजनाओं के लिए सामग्री परिवहन का एक साधन भी थी। इसके महत्वपूर्ण जल ने रेगिस्तान के बीच में शहरों को पनपने में सक्षम बनाया। नील से लाभ प्राप्त करने के लिए इसके तटों पर रहने वाले लोगों को नदी की वार्षिक बाढ़ का सामना करने का तरीका निकालना पड़ा। उन्होंने कृषि से लेकर नाव और जहाज निर्माण तक नए कौशल और तकनीकें विकसित की। नील ने पिरामिडों के निर्माण में भी भूमिका निभाई, जो उनकी सभ्यता के सबसे पहचानने योग्य चमत्कारों में से एक है। व्यावहारिक मामलों से परे, विशाल नदी ने प्राचीन मिस्रवासियों की आत्मधारणा और उनके विश्व दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला और उनके धर्म और संस्कृति को आकार दिया। प्राचीन मिस्री किसान बड़े पैमाने पर कृषि का अभ्यास करने वाले पहले समूहों में से एक थे, जिन्होंने गेहूं और जौ जैसी खाद्य फसलों के साथ साथ कपड़े बनाने के लिए फ्लैक्स जैसी औद्योगिक फसलें उगाईं। नील के जल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्राचीन मिस्री किसानों ने बेसिन सिंचाई नामक एक प्रणाली विकसित की। उन्होंने मिट्टी के बांधों का नेटवर्क बनाकर बेसिन बनाए और बाढ़ के पानी को बेसिनों में निर्देशित करने के लिए नहरें खोदी, जहां यह 1 महीने तक रहता था जब तक कि मिट्टी संतृप्त नहीं हो जाती और बुवाई के लिए तैयार नहीं हो जाती। मेनेस के तहत एकीकरण। लगभग 3100 ईसा पूर्व मिस्र को पहले फिरौन मेनेस के शासन के तहत एकीकृत किया गया। यह घटनाक्रम राजवंशीय काल की शुरुआत और मेम्फिस की राजधानी के रूप में स्थापना का प्रतीक है। ऊपरी और निचले मिस्र के इस एकीकरण ने उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए मंच तैयार किया। प्राचीन मिस्र को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। उत्तर में निचला मिस्र था, जहां नील नदी अपनी कई शाखाओं के साथ नील डेल्टा का निर्माण करती थी। दक्षिण में ऊपरी मिस्र था, जो असवान तक फैला हुआ था। ऊपरी और निचला शब्दावली नील नदी के पूर्वी अफ्रीका के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भूमध्य सागर की ओर प्रवाह से उत्पन्न होती है। गीजा के पिरामिड। गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक हैं। इनमें से फराओ खुफू के लिए निर्मित ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा प्राचीन मिस्रवासियों की अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करता है। 2580 से 2560 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह विशाल संरचना मूल रूप से चमकदार तुरा चूना पत्थर से ढकी हुई थी, जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करती थी और पिरामिड को चमकदार बना देती थी। मूल रूप से 146.6 मीटर 481 फीट की ऊंचाई पर खड़ा यह ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी और 3800 से अधिक वर्षों तक इस खिताब को धारण किया। हालांकि समय के साथ इसकी अधिकांश चिकनी सफेद चूना पत्थर की परतें हटा दी गईं, जिससे इसकी ऊंचाई घटकर वर्तमान 138.5 मीटर 454.4 फीट रह गई और भीतरी संरचना प्रकट हो गई। पिरामिड के आधार की माप लगभग 230.3 मीटर 755.6 फीट है, जिससे इसकी कुल मात्रा लगभग 2.6 मिलियन घन मीटर
92 मिलियन घन फीट हो जाती है, जिसमें एक आंतरिक पहाड़ी भी शामिल है। मूल माप 280 शाही क्यूबिट्स 146.7 मीटर 481.4 फीट ऊंचाई और 440 क्यूबिट्स 230.6 मीटर 756.4 फीट आधार लंबाई के साथ थी, जिसकी ढलान 51-50-40 थी। ग्रेट पिरामिड के निर्माण में अनुमानित 2.3 मिलियन बड़े ब्लॉकों का उत्खनन शामिल था, जिनका कुल वजन 6 मिलियन टन था। ये पत्थर आकार में भिन्न होते हैं और केवल मोटे तौर पर तराशे गए थे। बाहरी परतें मोर्टार द्वारा एक साथ बांधी गई थी। इसके निर्माण के लिए मुख्य रूप से गीजा पठार से स्थानीय चूना पत्थर का उपयोग किया गया था, जबकि तुरा का चूना पत्थर आवरण के लिए और असवान से 80 टन तक के ग्रेनाइट ब्लॉक राजा के कक्ष की संरचना के लिए नाव द्वारा लाए गए थे। ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 ज्ञात कक्ष हैं। सबसे निचला कक्ष चट्टान में काटा गया था, जिस पर पिरामिड बनाया गया था, लेकिन यह अधूरा रह गया। तथाकथित रानी का कक्ष और राजा का कक्ष, जिसमें एक ग्रेनाइट सरकोफेगस है, पिरामिड संरचना के भीतर जमीन के ऊपर स्थित है। खुफू के वजीर हेम्यूनु को इस महान पिरामिड का वास्तुकार माना जाता है। निर्माण तकनीकों के बारे में कई विभिन्न वैज्ञानिक और वैकल्पिक परिकल्पनाएं मौजूद हैं, लेकिन कोई निश्चित सहमति नहीं है। पिरामिड के चारों ओर का अंतिम संस्कार परिसर 2 मृतक मंदिरों से बना था, जो एक पथ द्वारा जुड़े हुए थे, एक पिरामिड के पास और एक नील नदी के पास। खुफू के निकट परिवार और दरबार के सदस्यों के लिए मकबरे, खुफू की पत्नियों के लिए 3 छोटे पिरामिड, एक और भी छोटा उपग्रह पिरामिड और 5 दबी हुई सौर नौकाएं। स्फिंक्स पिरामिडों के बगल में विशाल स्फिंक्स स्थित है, जो एक विशाल चूना पत्थर की मूर्ति है, जिसमें एक शेर का शरीर और फिरौन का सिर है, जिसे खाफरे का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। स्फिंक्स का उद्देश्य बहस का विषय बना हुआ है, जिसमें यह विचार शामिल है कि यह गीजा के पठार का रक्षक था या शाही शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था। ग्रेट स्फिंक्स दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर सीधा मुख किए हुए गीजा, मिस्र में नील नदी के पश्चिमी तट पर गीजा पठार पर स्थित है। स्फिंक्स का चेहरा फिरौन खाफरे का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। स्फिंक्स का मूल आकार चट्टान से काटा गया था और तब से इसे चूना पत्थर के ब्लॉकों की परतों से पुनर्स्थापित किया गया है। यह पंजे से पूंछ तक 73 मीटर 240 फीट लंबा, आधार से सिर के शीर्ष तक 20 मीटर 66 फीट ऊंचा और पिछले पुट्ठों पर 19 मीटर 62 फीट चौड़ा है। मंदिर और ओबेलिस्क। प्राचीन मिस्र भी शानदार मंदिरों और ओबेलिस्कों का घर था। थेब्स के कार्नक और लक्सर के मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो इन संरचनाओं की भव्यता और धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। ऊंचे ओबेलिस्क, जो एक ही पत्थर के टुकड़े से तराशे गए थे, देवताओं के सम्मान और फिरौन की उपलब्धियों को स्मरण करने के लिए स्थापित किए गए थे। ओबेलिस्क, जिसका अर्थ है नुकीला स्तंभ, ऊंचे 4 तरफा स्मारक होते हैं, जिनके शीर्ष पर पिरामिड नुमा आकार या पिरामिडियन होता है। इन्हें एक ही पत्थर से एक ही टुकड़े में तराशा जाता था। प्राचीन मिस्रियों द्वारा मंदिरों के प्रवेश द्वार पर ओबेलिस्क को जोड़े में प्रमुख रूप से स्थापित किया जाता था। प्राचीन मिस्र में इसे टेखेनु कहा जाता था। कई प्राचीन मिस्री ओबेलिस्क आज भी बचे हुए हैं, लेकिन वे दुनिया भर में बिखरे हुए हैं और केवल कुछ ही मिस्र में रह गए हैं। यहाँ वर्णित ओबेलिस्क केवल वे हैं जिन पर चित्रलिपि अंकित है। कुछ प्राचीन मिस्री ओबेलिस्क जिन पर कोई अंकन नहीं है, उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इनमें सम्राट कैलिगुला द्वारा रोम लाया गया वेटिकन ओबेलिस्क शामिल है। रोसेटा स्टोन। प्राचीन मिस्रियों ने चित्रलिपि के रूप में जानी जाने वाली एक जटिल लेखन प्रणाली विकसित की। ये चित्रात्मक प्रतीक मंदिरों की दीवारों, कब्रों और स्मारकों पर सजाए गए थे, जो धार्मिक ग्रंथों से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं तक सब कुछ का विवरण देते थे। 1799 में फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा रोसेटा स्टोन की खोज ने इन प्राचीन पाठों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पत्थर पर एक ही पाठ यूनानी, डेमोटिक और चित्रलिपि में लिखा हुआ था, जिससे विद्वानों को मिस्री लेखन के रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली। यह पत्थर हेलेनिस्टिक काल के दौरान तराशा गया था और माना जाता है कि इसे मूल रूप से एक मंदिर के भीतर प्रदर्शित किया गया था, संभवतः साइज में।
इसे संभवतः प्राचीन काल के अंत में या मामलुक काल के दौरान स्थानांतरित किया गया था और अंततः नील डेल्टा में रशीद, रोसेटा नगर के पास फोर्ट जूलियन के निर्माण में निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया गया था। मृतकों की पुस्तक। चित्रलिपि का सबसे प्रसिद्ध उपयोग मृतकों की पुस्तक में मिलता है, जो अंतिम संस्कार के ग्रंथों का संग्रह है जिसका उद्देश्य मृतकों को परलोक में मार्गदर्शन करना है। इन ग्रंथों में निर्देश, मंत्र और अभिचार शामिल हैं ताकि सुरक्षित यात्रा और दुष्ट बलों से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बुक ऑफ द डेड एक आधुनिक शब्द है जो प्राचीन मिस्री अनुष्ठानिक मंत्रों, निर्देशों और जादू मंत्रों की श्रृंखला को वर्णित करता है। ये मंत्र मृतकों को परलोक का मार्ग खोजने में मदद करते थे और उन्हें सूर्य देवता रा और अधोलोक के देवता ओसिरिस के साथ निरंतर नवीनीकरण और पुनर्जन्म के चक्र में मिलन के लिए मार्गदर्शन करते थे। धर्म और पौराणिक कथाएं। धर्म प्राचीन मिस्र के समाज में एक केंद्रीय भूमिका निभाता था। मिस्रियों ने देवताओं और देवियों के एक पंथ की पूजा की जो जीवन और प्रकृति के विशिष्ट पहलुओं से जुड़े थे। कुछ प्रमुख देवताओं में रा, सूर्य देवता ओसिरिस, परलोक के देवता आइसिस, जादू और मातृत्व की देवी और अनुबिस, ममीकरण और परलोक के देवता शामिल थे। मिथक और किंवदंतियां। मिस्री पौराणिक कथाएं कहानियों से भरपूर हैं जो दुनिया की उत्पत्ति, देवताओं और नायकों के कारनामों और व्यवस्था और अराजकता के बीच शाश्वत संघर्ष की व्याख्या करती हैं। सबसे प्रसिद्ध मिथकों में से एक ओसिरिस की कहानी है जिसे उसके भाई सेथ ने मार डाला, उसकी पत्नी आइसिस ने पुनर्जीवित किया और परलोक का शासक बन गया। ममीकरण की प्रक्रिया। प्राचीन मिस्रियों का मानना था कि परलोक में मृतक हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इस अनंत अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ममीकरण की प्रथा विकसित की, जो शरीर को परलोक की यात्रा के लिए संरक्षित करने की एक विस्तृत प्रक्रिया थी। इसमें आंतरिक अंगों को निकालना, शरीर को नात्रोन से सुखाना और इसे लिनन पट्टियों में लपेटना शामिल था। ममीकरण की प्रक्रिया में शरीर के अंगों को निकालकर सुखाना आवश्यक होता है। सबसे पहले मस्तिष्क को निकाला जाता था, फिर पेट, यकृत, फेफड़े और आंतों जैसे अंगों को निकालकर कैनोपिक जार में रखा जाता था। शरीर को एक नमक जैसी पदार्थ जिसे नेट्रॉन कहा जाता है का उपयोग करके सुखाया जाता था। कब्रों का महत्व। कब्रें मिस्री अंतिम संस्कार प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इन्हें मृतकों और उनके सामानों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें परलोक में आवश्यक माना जाता था। फिरौन की कब्रें, जैसे कि किंग्स की घाटी, खजाने, भोजन और व्यक्तिगत वस्तुओं से भरी होती थीं ताकि उन्हें अगले जीवन में बनाए रखा जा सके। राजा तुतनखामुन का रहस्य। 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक खोजों में से एक तुतनखामुन की कब्र थी, जो एक युवा फिरौन था जिसने नव साम्राज्य काल के दौरान शासन किया था। 1922 में हॉवर्ड कार्टर द्वारा खोजी गई यह कब्र उल्लेखनीय रूप से सुरक्षित थी, शानदार कलाकृतियों और खजानों से भरी हुई थी। तुतनखामुन की समाधि, जिसे इसकी समाधि संख्या केवी 62 के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन मिस्र के 18वें वंश के फिरौन तुतनखामुन शासनकाल लगभग 1332 से 1323 ईसा पूर्व का विश्राम स्थल है, जो किंग्स की घाटी में स्थित है। यह समाधि 4 कक्षों और एक प्रवेश सीढ़ी तथा गलियारे से मिलकर बनी है। यह अपने समय की अन्य मिस्री शाही समाधियों की तुलना में छोटी और कम व्यापक रूप से सजाई गई है और संभवतः मूल रूप से एक गैरशाही व्यक्ति के लिए बनाई गई थी जिसे तुतनखामुन की अकाल मृत्यु के बाद उनके उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया था। अन्य फिरौनों की तरह तुतनखामुन को विभिन्न प्रकार की अंतिम संस्कार की वस्तुओं और व्यक्तिगत सामानों जैसे ताबूत, फर्नीचर, वस्त्र और आभूषणों के साथ दफनाया गया था। हालांकि सीमित स्थान के कारण इन वस्तुओं को घना पैक करना पड़ा था। तुतनखामुन की मृत्यु के तुरंत बाद कुछ वर्षों में लुटेरे 2 बार समाधि में घुसे, लेकिन तुतनखामुन की ममी और अधिकांश दफन वस्तुएं सुरक्षित रहीं। घाटी की तलहटी में खुदी हुई समाधि की निम्न स्थिति ने बाढ़ और समाधि निर्माण द्वारा जमा किए गए मलबे द्वारा इसके प्रवेश द्वार को छिपा दिया। इस प्रकार घाटी की अन्य समाधियों के विपरीत इसे तृतीय मध्यवर्ती काल लगभग 1070-664 ईसा पूर्व के दौरान इसके कीमती सामानों से वंचित नहीं किया गया था। फिरौन का श्राप। तुतनखामुन की कब्र की खोज ने श्राप की अफवाहों को भी जन्म दिया। उत्खनन में शामिल कई लोग
जिनमें परियोजना को वित्त पोषित करने वाले लॉर्ड कार्नारवोन शामिल थे, रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए। जबकि श्राप का विचार विद्वानों द्वारा बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया है, इसने युवा राजा की कब्र के चारों ओर रहस्य और आकर्षण को बढ़ा दिया है। निष्कर्ष: प्राचीन मिस्र इतिहास की सबसे आकर्षक और रहस्यमय सभ्यताओं में से एक बनी हुई है। इसकी विशाल वास्तुकला और जटिल लेखन प्रणाली से लेकर इसकी समृद्ध पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रथाओं तक, प्राचीन मिस्र की विरासत हमें चकित और प्रेरित करती रहती है। जैसे जैसे हम नई खोजों को उजागर करते हैं और इस प्राचीन संस्कृति के बारे में गहराई से समझते हैं, मिस्र के रहस्य हमें इसके आश्चर्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो एक बार नील के किनारे पर फलते फूलते थे। हमारे साथ इस समय यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें, ताकि हमारे नवीनतम कंटेंट के बारे में अपडेट रह सके। नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें